अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मौजू है प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो अदारों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है मौजूदा वक्त में, और इसको पीछे इसका तसलसल जो चल रहा है। मैंने पिछली वीडियो में आपसे अर्ज किया था कि हम जो एक मुंतशिर कौम, मुंतशिर ख्याली के हिसाब से हैं, उसके अंदर मैंने कई चीज़ें बताई ह्यूमन राइट्स के हवाले से, और साथ मैंने कहा था कि उसके अंदर मैं कुछ मौज़ूआत बताऊंगा कि किस तरीके से इस मुल्क को इस्तेहकाम दिया जा सकता है और कौन सी पॉलिसियाँ जो गलत हैं। इसी प्राइवेटाइजेशन के हवाले से मैंने जो जिक्र किया था वो मैं आपके साथ अर्ज कर रहा हूँ। अब उन सारे जितने भी अदारे प्राइवेटाइज किए गए हैं उनका रियल ऑडिट किया जाए। रियल ऑडिट, मसलन वो जब प्राइवेटाइज हुआ तो उसका प्रोसेस ये होता है कि जब भी किसी चीज़ को बेचा जाता है या ख़रीदा जाता है उसमें टेंडरिंग की जाती है, लोअर लेवल पर कोटेशन मांगी जाती हैं, ट्रेंडिंग जो होती हैं, गैलप टेंडर, और इस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर अगर आपने कोई करना है प्राइवेटाइजेशन के हवाले से तो पहले आप ऑडिट ये कीजिए ऑडिट के अंदर कि आपके एसेट्स की वैल्यू क्या है, कीमत कितनी है, वहां पर डंडी मारी जाती है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूं दो एक चीज़ों की। टीएनटी डिपार्टमेंट को जब प्राइवेटाइज किया गया वो तो प्रॉफिट में जा रहा था, लेकिन उसके एसेट्स और जो बोली लगी उस बोली के अंदर देखिए कि उसकी वैल्यू क्या थी। उसको स्कैन करें, उसके ऊपर इंक्वायरी करें। बोली जो लगी, बोली के बीच में पीछे आपको यह पता होना चाहिए कि मैं जो चीज़ बेच रहा हूं उसकी कीमत, मेरे जितने भी उसके अंदर असासे हैं उनकी कीमत क्या है। मसलन हमारी बिल्डिंग्स हैं, हमारी ज़मीनें हैं, जो भी हमारी ज़मीन या जो भी चीज़। इसी तरीके से जो हमारा स्ट्रक्चर है उसकी क्या कीमत है जिसके ऊपर हम सर्विस दे रहे हैं। इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये कहता हूं कि जब आप वो तज्जिया करेंगे उसकी वैल्यूज चलें उस वक्त के हिसाब से आप लगाइए जिस हिसाब से जब ये प्राइवेटाइज करने की इनिशियल स्टेज थी उस वक्त उसकी क्या कीमत थी और उन बिल्डिंग्स की क्या कीमत थी। आपको उसमें ऐसे जो हमारी इस वक्त कमर्शलाइज्ड के हिसाब से आई हुई हैं और कमर्शलाइज नहीं भी हैं तो उनका भी मार्केट वैल्यू के हिसाब से तखमीना लगाएं। पहले तो मैं बिल्डिंग्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, फिर उसके बाद जो पुराना स्ट्रक्चर था जब सेल आउट हुआ, सेल आउट करने के बाद जो पुराने स्ट्रक्चर, मिसाल तौर पर जो अंडरग्राउंड केबल्स थी उनकी क्या कास्ट थी, और उसकी कास्ट के हवाले से आप उसका एनालिसिस कीजिए। बिल्डिंग्स कई ऐसी हैं जो इंतहाई कमर्शियल और वैल्यूबल है, उनकी कास्ट का जब तखमीना लगाएंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इसी तरीके से जो स्ट्रक्चर हमारा जिस उस वक़्त जिस पर चल रहा था उसकी कास्ट अगर आप चेक करेंगे तो आपको एक ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको पता चलेगा कि हमारे टीएनटी डिपार्टमेंट के एसेट्स की वैल्यू क्या थी। अब मैं मेन नुक्ता रख रहा हूँ कि एसेट्स वैल्यू ऑफ द डिपार्टमेंट जो है जिसके अंदर एक बज़ाहिर बिल्डिंग तो सामने नज़र आती है, फिर एरिया के हिसाब से उसकी वैल्यू भी होती है। इसके साथ फिर आप ये देखिए कि जो स्ट्रक्चर अंडरग्राउंड है, हिडन है, उसकी कास्ट क्या थी, और आपको जो बोली आपने जो दी उस बोली के अंदर आपने किस तरीके से उसकी जो रिकवरी होनी चाहिए थी या पेमेंट मिलनी चाहिए थी, वो पेमेंट कभी भी किस्तों में एक बाकायदा एग्रीमेंट होता है। ये चीज़ हो गई। फिर
एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द स्टाफ जो है और जो मेंटेनेंस कास्ट है वो क्या है। मेंटेनेंस को एक तरफ रखें और आप अपने स्टाफ के हिसाब से देखें उनकी सैलरीज क्या थी, उनकी जो भी सहूलियात थी वो क्या थी। अब ये सारा स्ट्रक्चर जब आप एनालाइज करेंगे, लेकिन वेरी ऑनेस्ट पर्सन्स, आप इंटरनेशनल लेवल पर ऑडिट ना करवाएं। इंटरनेशनल लेवल पर जो भी बंदा आएगा उसने उस तरह ऑडिट नहीं करना जो हमारे ऑनेस्ट अकाउंट्स मैटर्स के हवाले से जो डील करने वाले हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर, उनकी कमेटी बनाई जाती और उसके साथ उसकी असेसमेंट की जाती। तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना फर्क है। अब उससे आगे चलें। फिर जब आप एग्रीमेंट करते हैं और उसके अंदर जो वर्कर यानी गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज जो हैं उनके जब आप प्राइवेटाइज करेंगे उसमें कंडीशंस क्या है, उसमें जब आप तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, गवर्नमेंट देती है ना, जिसको देती है यानी एक ख़रीदार आता है, ख़रीदार को बताता है कि जी ये हमारी वैल्यूज़ हैं और ये आपको पे करनी पड़ेंगी और इन मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा टिल वो 60 ईयर्स की एज में, यानी रिटायरमेंट की एज पर आएगा तो उसको आपने पूरी प्रोटेक्शन के साथ गवर्नमेंट के मुलाजमीन की हैसियत से ही उसको कंसिडर करना है। यानी एम्प्लॉइज़ की तहफ़्फ़ुज़ बाकायदा, ताकि उसकी ज़िंदगी की गुज़र बसर की तहफ़्फ़ुज़ जो है उनका, अब ज़िंदगी में सिर्फ एम्प्लॉय की ज़िंदगी नहीं, उसमें उनके बच्चे भी हैं, उनकी एजुकेशन भी है, आगे उन्होंने उनके फ़र्ज़ भी अदा होने हैं। इन चीज़ों का तो तहफ़्फ़ुज़ किया ही नहीं गया, जबकि गवर्नमेंट ने उसमें गारंटी भी दी, तहफ़्फ़ुज़ भी दिया। फिर उनको एक्सपेल करने के हिसाब से वीएसएस किस हिसाब से गवर्नमेंट ने दी। लेट्स से हम पीटीसीएल की बात नहीं कर रहे, जो प्राइवेटाइज शक्ल के अंदर जो इस वक्त हमारा जो जिसने होल्ड किया हुआ है एतिसलात ने, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम तो गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने अपनी जो जिम्मेदारी पूरी करनी थी उसने डंडी मारी। इसी तरीके से मुतासरीन को अंधेरे में रखा गया, ये नहीं बताया गया कि जी आपका तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बाकायदा सेमिनार्स होते, सेमिनार होने की शक्ल के अंदर उनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में भरपूर अंदाज से तमाम स्टाफ को आगाही दी जाती, जबकि ये नहीं दी गई। और मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर कर जब पीटीसीएल ने टेक ओवर किया तो मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए गए, यानी हैरासमेंट पैदा की गई और जो सिक्योरिटी ऑफ जॉब था वो इनसिक्योर, यानी एम्प्लॉइज इनसिक्योर फील कर रहे थे, उससे पहले तो नहीं फील कर रहे थे। ये एक चीज़ मैंने आपको बताई। अब उससे आगे अगर आप जिस अदारे में भी प्राइवेटाइजेशन हुई है, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल ऑनेस्ट ऑडिट होना चाहिए, स्टील मिल का ऑडिट होना चाहिए, पीईए का ऑडिट होना चाहिए। यानी आप पहले ये देखें कि ये अदारे अगर प्रॉफिट में जा रहे थे तो अब लॉस में क्यों जा रहे। उसकी रीज़न ये थी ओवर स्टाफिंग। ओवर स्टाफिंग की वजह से उनको लॉस हुआ। अब लॉस होने की रीज़न क्या थी, यानी ओवर स्टाफिंग की रीज़न क्या थी कि भर्ती जिस तरीके से गवर्नमेंट प्रोसीजर से होनी चाहिए थी, रिक्रूटमेंट जो होनी चाहिए थी, उस अंदाज से गवर्नमेंट के अंदाज से नहीं अपनाया गया, उसको सियासी अंदाज से किया गया। और इसके अंदर सियासी से मुराद है उसमें फिर सारे उस सर्किल में आ जाते हैं। इसके ऊपर एक बाकायदा इंक्वायरी कंडक्ट होनी चाहिए और जो जो असासे बेचे गए हैं उनके बारे में भी मालूमात होनी चाहिए। जो उसके जिम्मेदार हैं उनको तो फिर स्पेयर नहीं करना चाहिए। अब जिस तरह मुल्क के अंदर फाइनेंशियल बहरान है उसको तो बाद में हम निपटेंगे ना, या बात करेंगे। हम तो इस वक्त ये कर रहे हैं कि जो आप लोगों ने बेचे हैं और बेचने का अज़्म कर रहे हैं, उसमें जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अभी फात चीमा साहब का नाम लिया जा रहा है कि जी वो प्राइवेटाइजेशन
बात यह है कि इसके अंदर प्रोफेशनल जो अकाउंट्स मैटर्स वाला बंदा होगा उसको होना चाहिए, ब्यूरोक्रेट को नहीं होना चाहिए। या उसका फील्ड वो होना चाहिए जो कि ऑडिट को भी जानता हो और अकाउंट्स मैटर्स को भी बेहतरीन नो हो रखी। आप ओवरऑल हम उसकी जिनको भी हमने चीमा साहब को अगर हम रखा हुआ है गवर्नमेंट ने, तो उनकी रिप्यूट अपने फील्ड में होगी। इसी तरीके से जो शख्स जिस फील्ड का है वो उसकी महारत रखता है। महारत किसी ऐसी सीट पर आप रखेंगे तो फिर जो इस किस्म के हालात जो इस वक्त जो पैदा हुए हैं इसी तरह की होंगे। इसमें जिन्होंने डंडी मारी, किकबैक्स लिए, वो आप लोग उनसे रिकवर करें बजाय कर्ज लेने के। ये मैं आपसे अर्ज करूंगा। और जो मुलाजमीन इसमें मुतासिर हुए हैं उनको दोबारा उनके हकूक लौटाएं, सिर्फ लेटरबाजी ना करें। मैं ये क्यों कह रहा हूं, हम लोगों ने बाकायदा एक तहरीक चलाई और इसके ऊपर मैंने वीडियोस भी बेशुमार पेश किए हैं। पीएम पोर्टल, प्रेसिडेंट पोर्टल या दूसरी तंजीमें भी वो जुबानी जमा खर्च के हिसाब से हैं। यानी लेटर आया और उन्होंने पीटीसीएल को भेजा, ये अदारे को, जो भी कंसर्न अदारा है उसको भेजा। उसने कहा जी मैं ना मानूं। गवर्नमेंट तहफ़्फ़ुज़ देती है और वो जिसको आपने दिया हुआ है, बेच दिया हुआ है, वो कहता है मैं ना मानूं। जबकि एग्रीमेंट जो हुआ, जो पॉलिसी बनाई गई, वो तो फिर रजामंदी के हिसाब से दिया गया ना, बाय फोर्स तो नहीं दिया गया। अगर उस तरीके से लेट्स से ऑन मेरिट नहीं दिया गया तो दिस मीन्स कि जो जो उसके अंदर इन्वॉल्व था, जो भी है, उसके एसेट्स को सेल आउट किया जाए और वो रकम आप वापस उनसे जो जिस तरीके से भी एसेट्स है उस पर भी ऑडिट करवाएं कि पहले उसकी क्या पोजीशन थी, इनिशियल स्टेज के ऊपर वो किस लिविंग स्टैंडर्ड पर रह रहा था और अब किस लिविंग स्टैंडर्ड पर रह रहा है। इस हिसाब से आपको एक जामे और बेहतरीन और एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा। अब इसके बाद गवर्नमेंट की जो मैंने बात की, तो गवर्नमेंट के बाद जब अदालतों में एम्प्लॉइज गए तो वहां पर भी साकिब निसार से लेकर जितने भी जस्टिस आए, यानी हमारे उमर अता बंदयाल तक, इनके नीचे भी बाकायदा एक अंडरग्राउंड जैसे एजेंट्स होते हैं, उसके ज़रिए से उनको उसके फाइनेंशियल या जो भी मराद या जो भी उनको फ़यूज़ व बरक़ात मिलनी थी, अल्लाह माफ़ करे, फ़यूज़ व बरक़ात तो मैं नहीं कहूँगा, लानत मिली थी, मैं अगर ये कहूँ तो बेहतर होगा। तो 2 नंबर काम के हिसाब से उन्होंने पैसे भी बटोरे और इस हिसाब से जो वुकला हजरात थे उन्होंने गरीब एम्प्लॉय से 15-15 लाख रुपए लिए और केस हारे भी, या उधर आगे आर्गू नहीं किया, या इस तरीके से बेशुमार चीज़ें हैं। इन सब की इंक्वायरी करने के बाद मेरी गुजारिश ये होगी कि हकूक फिर एम्प्लॉइज़ के लौटाए जाएं। इसमें एक बहुत बड़ी एक बदयांती ये हुई कि 60 साल की उम्र और 10 साल की उम्र की पेंशन के हवाले से गारंटी दी गई थी। साथ ये भी कंडीशन थी कि कोई शख्स मजाज नहीं है कि इनके कोई ऐसी तब्दीली करे जिसमें इनको नुकसान हो। उस शराइत के अंदर भी तब्दीलियां की गई मन मर्जी के हिसाब से। ये आपके सामने गुजारिशात जो मैंने की हैं, इसमें कई स्टाफ मेंबरान हैं जिनको पेंशन के अहल थे, उनको पेंशन ही नहीं दी गई और वो अभी तक बेयारो मददगार, कहीं से जो है उसको किसी रफाई अदारे से ज़कात मिल जाती है, उस तरीके से वो बच्चों के पेट पाल रहे हैं। ये छोटी सी वीडियो जो मैंने पेश की, इसके अंदर अदलिया को मौजूदा वक्त में काजी फाइज ईसा साहब पर हमें बहुत ही ज़्यादा इत्मीनान है। हमारी गुजारिश होगी कि वो इस पर एक्शन लें और
जिनको पेंशन के हकूक़ से महरूम किया गया उनको पेंशन रिलीज़ करवाएं, और जिनको पेंशन की इंक्रीज़ नहीं मिल रही गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से, उनकी पेंशन को भी बहाल करवाए, बल्कि इंक्रीज़ उस तरह बहाल करवाए जिस तरीके से गवर्नमेंट के रूल्स हैं। जो पेंशन इंक्रीज़ के हवाले से, इससे अगली मैं वीडियो पेश करूँगा। आखिर में मैं इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ताला हमारे तमाम ऐसे साथियों पर जिससे हम खुद भी मुतासिर हैं, अपने इमदाद गैबी के तौर से अपने असबाब ऐसे अंदाज से पैदा फरमाए, क्योंकि वो कादिर मुतलिक है, हर चीज़ पर कुदरत रखने वाली ज़ात है और कुन फयाकून है। और हम वसीला बनाते हैं जनाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से कि अल्लाह करीम उनके खानवादे पाक की निस्बत से हमारे तमाम साथियों की परेशानियाँ दूर हो, जिनकी निस्बत से हमें दीन ईमान की हदायत मिली। आमीन सुम आमीन। आखिर में इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।